प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ जातिका की कुंडली का अध्ययन। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने ही निर्णय को बाद में स्वीकार नहीं करते। मतलब इसका ये है कि होशपूर्वक जब आप निर्णय नहीं लेंगे तो बाद में पश्चाताप होना ही होना है। अब आवश्यकता इस बात की होती है कि बेहोशी में लिया गया निर्णय जब आपको होश आ जाए कि हाँ अब मैं ठीक हूं, या अपने आप को अब ये समझना आवश्यक होगा कि आप कब होश में हैं और कब बेहोश हैं। पहले होश में थे कि आपने किसी रिश्ते की शुरुआत की, या अब बेहोश हो गए हैं कि उस रिश्ते की सच्चाई में आपका विश्वास नहीं है। हम सूझबूझ से, समझदार से युक्त कब हो रहे हैं कि जब हमें जीवन को गतिमान बनाने के लिए, सृष्टि के प्रक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हैं, पालन करते हैं। मतलब हम होश में हैं। और अगर हम इसके विरुद्ध जा करके ऐसा कोई भी निर्णय ले रहे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है, आचरण के विरुद्ध है, इसका मतलब है कि हम बेहोश हैं। कई बार ऐसा होगा जब आपको ये स्वयं, जब आप अपने पैरों पर खड़े हों तो जोर से अपने आप को हिलाइए और पूछिए कि क्या आप सच में अपने पैरों पर खड़े हैं। मतलब आधुनिकता जब बहुत तीव्र गति से हावी होती है तो व्यक्ति को बेहोश करती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और व्यक्ति को जड़ बुद्धि बनाती है आधुनिकता। जब आधुनिक विचारों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे तो आप जड़ बुद्धि से युक्त होंगे। फिर आपको सिर्फ अपना विकास ही विकास दिखेगा। और जब आप चैतन्य होते हैं, सूझबूझ से युक्त होते हैं, आध्यात्मिक पक्षों के सहारे अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आता है नहीं, वस्तुतः असली प्रगति ये है। जिस रिश्ते को आपने स्वीकार किया उसे आगे बढ़ाने में आपकी भरसक कोशिश होनी चाहिए कि उसे मजबूत बनाया जाए, और समझदारी से उसे आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी कोशिश करनी हो करना चाहिए। क्योंकि विवाह तोड़ना पाप ही होता है। गर्भ धारण करना और उसके बाद उसे नष्ट करना जैसे पाप होता है, वैसे विवाह तोड़ना भी पाप ही होता है। सनातन आर्ष ग्रंथों में ऐसा कभी भी नहीं लिखा गया है कि आप विवाह तोड़िए। हम बाह्य प्रभावों से प्रभावित हैं, तब जाकर के विवाह को अधूरेपन में ले जाकर छोड़ते हैं और फिर बेहोशी में भटकते रहते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तमाम प्रकार के विवाह जो आजकल होते हैं, जिसमें प्रेम विवाह आप एक उदाहरण है, उसमें आरंभ में तो लोग जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। तुम्हारे बिना मैं तो जी नहीं सकता, लोग कहते हैं। पर यह सिर्फ कपोल कल्पना वाली बात हो जाती है। बाद में जब वही व्यक्ति आपके साथ जीवन भर का संग लेकर के आने वाला होता है, या जब आ जाता है, तब आपको लगता है ओह रे मुझसे गलती हो गई। मतलब आप उस समय होश में नहीं थे, अभी बेहोश हुए हैं। उस समय भी होश में नहीं थे और अब इस वजह से होश में नहीं है क्योंकि अब आपको इस विवाह में इसका भविष्य नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति के साथ सामंजस्य बनाना, अच्छे लोगों का संग करना, श्रेष्ठ लोगों के बीच अपने आप को बिठाना और दूरदृष्टिता संबंधों में रखना या देखना, ये किसी भी व्यक्ति के उत्थान के मार्ग को प्रशस्त करेगी। जबकि इसके अतिरिक्त अगर आप इसके विपरीत कुछ भी कर रहे हैं जिससे संबंध टूट रहा है, परेशान हो रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको डुबो रही है और नारकीय भी बना रही है। मानवता का सिद्धांत ये कहता है संबंधों को आगे बढ़ाइए, ऊंचाइयों पर लेके जाइए, और उसके लिए हमें अपने व्यवहार में, मूल व्यवहार में कुछ अगर परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। कई बार तो दाम्पत्य को आगे बढ़ाने के लिए राजा जनक ने भगवान राम से यह भी कहा था कि मैंने अपनी बिटिया को बहुत ही लाड प्यार से पाला है, वक्त पड़े और जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके पैर भी पड़ जाना।
इस कुंडली को जरा समझिए। व्यक्ति को चल रही है केतु की दशा, और केतु कहां बैठे हैं? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। उस केतु के साथ दो शुभग्रह अन्य भी बैठे हैं, गुरु और चंद्रमा, जो व्यक्ति के निश्चल मन का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उस केतु और उस चंद्रमा के ऊपर, जो केतु शुभग हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर दो शुभग्रह का प्रभाव है, गुरु चंद्रमा साथ में बैठे, लेकिन उनके ऊपर शनि का भी प्रभाव है, और लग्न जो है वो एक अंश से दो अंश का बना है। तो प्रवृत्ति को ये डेविएट कर सकता है, भटका सकता है। कब? जब शनि मंगल राहु केतु की दशा आएगी, पापग्रह की दशा आएगी, तब व्यक्ति के दिमाग में भ्रम और भी ज्यादा बढ़ता है, शांति और सुखों को लेकर, है ना। हम कब भ्रम से युक्त हैं और कब बिल्कुल ही स्पष्ट हैं, ये जब हम ग्रंथों के निकट जाते हैं तब हमें समझ में आता है। दुनिया भर की तमाम बातें आपको, जो दुनिया को देख करके आपने सीखा है, आपके गंदे समाज से आपने जो सीखा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे आपने एक बार तो सीख लिया। अब एक बार अपने सदग्रंथों के निकट जाकर बैठिए और उसके वास्तविक उद्देश्य को समझिए कि संबंधों की वास्तविक परिभाषा क्या है और ये संबंध हमारे मानव जीवन में क्यों बनाए गए। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप प्रत्येक रिश्ते में अपने आप को परतंत्र ही महसूस करते जाएंगे। याद रखिए, अंश और अंशी, अंश के इर्द गिर्द उसके चारों ओर घूमने वाला अंशी होता है। जैसे नल की टोटी अगर 20 मंजिले पे भी खोली जाएगी तो उसका नल नीचे की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, प्रत्येक अंशी अपने अंश की तरफ जाती है। तो मानव का स्वभाव प्रेम प्राप्त करना ही है, और ये स्वभाव आपको आपके सदग्रंथों के अध्ययन से ही मिलता है। तो भगवान, हमें अपने आप को जोर से हिलाना है। जोर से हिलाने का अर्थ ये होगा कि उन ज्ञान परक विषयों का अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, जो वस्तुतः हमें हमारा दर्शन कराते हो। जब हम स्वयं से दूर बैठते हैं ना, तो अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम जब तक अपने आप नहीं बैठेंगे तब तक ना तो स्वयं को पहचान पाएंगे, दूसरों को तो समझने की बात ही अलग है। क्या कहते हैं कि जब किसी को समझना हो तो उसके साथ 2-4 दिन के लिए यात्रा पर निकल जाओ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तुतः उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध कितना और कितनी दूर चलने वाला है। और वस्तुतः अगर इस कुंडली में देखते हैं तो मेष लग्न की कुंडली, अब जरा ध्यान से समझिए, लग्न की प्रवृत्ति 2 अंश की बनी है। लग्न 2 अंश का बना, लग्नेश द्वितीय भाव में चले गए, और लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, राहु की दृष्टि और पड़ गई। एकादशवें भाव में सूर्य बुध व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और जिद्दी तार्किक बना रहे हैं, प्रेम को लेकर। पंचम को देख रहा है, तो उसको क्या चाहिए कई बार उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसका प्रकटीकरण स्पष्ट नहीं है। वो क्या चाहता है उसे समझ नहीं है। वो कभी किसी बात पे क्रोध में आ जाता है और कभी उसी बात पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये भटकाव या बदलाव या जो फ्लक्चुएशन जो है, ये क्यों है? क्योंकि लग्न का मान 2 अंश का है। लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव है, लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे हैं। और बहुत ध्यान से समझिए, तो आचार्य वैद्यनाथ ने क्या लिखा कि जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल अकेले बैठे हों और उन पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, तो वो मंगल नल एंड वॉइड हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाते। आपकी कुंडली में लग्नेश मंगल है और वो द्वितीय भाव में शत्रु की राशि में है। ये अलग बात है कि वो शत्रुगत नहीं है, तात्कालिक मैत्री में शुक्र उनसे थोड़ी दूर पे ही बैठे हैं, तो शत्रुता का भाव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये सिद्धांत तो जरूर लागू होगा ना कि लग्नेश हो चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर मंगल बनते हैं और द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये गड़बड़ है। द्वितीय भाव संबंधों के आगे ले जाने का होता है। अब जन्म कुंडली का लग्नेश ही द्वितीय भाव में है और पुरुष की कुंडली में विषम संख्या की राशि का लग्न बनना शुभ माना जाता है, अच्छा परिणाम मिलता है, जातक को समझदार बनाता है। लेकिन स्त्री जातकों के लिए लग्न कुंडली में के लग्न में सम संख्या की राशि का बनना अच्छा माना जाता है।
या दूसरा, आप इसको ऐसे शब्दों में कह दें कि पुरुष की कुंडली पापक ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित है तो उसके पौरुषत्व को बढ़ाती है, लेकिन अगर स्त्री की कुंडली में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा तो उसके स्त्रियोचित गुणों को कमजोर करेगी और पुरुषोचित गुणों का प्रवाह बढ़ाएगी। अब एक स्त्री अगर पुरुष नहीं है और संपूर्णतया वो स्वभाव में भी पुरुषोचित हो जाए तो उसका विवाह चल पाएगा? नहीं चलेगा। क्या वो अपने संबंधों को किसी दूसरे के साथ आगे बढ़ाना चाहेगी? नहीं चाहेगी। क्या वो किसी का भार वहन करना चाहेगी? नहीं चाहेगी। जिम्मेदारी से मुक्त होना, आधुनिक विचारों से प्रभावित होना, किसी को अपने सामने टिकने न देना। और जरा ध्यान से देखिए तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव है, सूर्य बुध का प्रभाव है, पंचम भाव के ठीक पीछे केतु शनि का प्रभाव है, लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, ऊपर राहु देख करके लग्न को कंफ्यूज कर रहे हैं, लग्नेश को भ्रम में लेके जा रहे हैं। तो व्यक्ति को प्रत्येक विषय संदेह की दृष्टि से वो देखता है, चाहे वो पति हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई, सगे संबंधी, इष्ट मित्र। और याद रखिए ऐसे लोगों का कोई नहीं होता है। आपका जो अपना है उसे पहले अपना बनाना होगा, क्योंकि सामान्यतया मूल सिद्धांत दाम्पत्य का यही है। कुंडली अध्ययन सिर्फ समझदारी से की जानी चाहिए और व्यक्ति को उसके भटके हुए मार्ग को उठा करके सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देने का काम ज्योतिषियों का होता है। उसमें आपकी थोड़ी सी मदद ग्रह कर देते हैं ज्योतिषी की। देखो ये ऐसी प्रवृत्ति बन रही है कि लग्न का मान 2 अंश का है, तो व्यक्ति को अपने स्वभाव पे काम करना होगा ही होगा। नहीं तो आज आप यहाँ हैं, कल किसी और के साथ होंगे, परसों बिल्कुल अकेले पड़ेंगे। और दूसरा, लग्नेश के ऊपर जब किसी अब द्वितीय भाव स्वभाव का होता है, वहां पे कर्कश ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गए, ऊपर से राहु का प्रभाव। अब जरा विचार करिए तो नौमांश कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो नौमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वो सामने वाले का होता है, स्पाउस है, वो तो बहुत अनुभवी है। इसका अर्थ होगा कि हमें उसको सुनना होगा और वो जो बात कह रहा है उसे समझना भी होगा। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, यहां पे पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव था, सूर्य का भी प्रभाव था, बुध का भी प्रभाव था, जो इस कुंडली के शत्रु ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी एकादशवें में बैठ करके पंचम को देखेंगे तो संबंधों को तार तार करेंगे, कमजोर करेंगे, संबंधों को रुग्ण बनाएंगे, पनपने नहीं देंगे। और ये सब कब होगा? शनि मंगल राहु केतु की दशा में। समझदारी से काम लेना होगा, नहीं तो कई बार मानसिक शांति भ्रम में जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरा, जन्म कुंडली में यहाँ पे गुरु और शुक्र विवाह को संपूर्ण सुख देने की कोशिश करते हैं, पर पंचम भाव चतुर्थ भाव के ठीक पीछे मंगल कमजोर, राहु की दृष्टि। तो तीसरे भाव में राहु और मंगल का प्रभाव, विवाह बचाने में व्यक्ति की दिलचस्पी बड़ी कम सी होती है। वो कोशिश ही नहीं कर रहा है पहल करने की, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है संतान के बारे में विचार करने के बारे में। हम आगे तो बढ़े, क्योंकि जन्म कुंडली मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि जब किसी जातक की कुंडली के तीसरे भाव पे पापक ग्रहों का असर ज्यादा हो या जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी शत्रुगत होके बैठे हैं, हालांकि शत्रुगत नहीं है पर फिर भी यहाँ पे तीसरे भाव पे मंगल राहु का प्रभाव है, और जन्म कुंडली के 9वें भाव पे विचार करिए, मंगल की दृष्टि, बुध 6वें भाव के स्वामी होकर 9वें में बैठे और शनि की दृष्टि झेल रहे हैं। थोड़ा समझदारी से नौमांश चक्र को ही समझना होगा, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली के बैठे खराब ग्रह उसके दिमाग को बैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डब्बा बंद कर देते हैं, और वो चाहता है कि वो विवाह से अपने आप को मुक्त करे, तब वो स्वतंत्र हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। जबकि वो ग्रह आपसे ऐसा करा करके आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। अगर हम समझदारी से काम लें तो ग्रहों के परिणाम जो बुरे मिलने वाले हैं हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे, पहले से ही मंगल यहां बैठे हैं, तीसरे भाव के स्वामी जन्म कुंडली के भाग्य में आ गए। ये इस कुंडली के अच्छे नहीं होते, ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली अपने आगे किसी को समझे ही नहीं, जबकि वो लाख गलती क्यों ना करे। और 6वें भाव के स्वामी 9 में आ गए, ऊपर से उनके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई। अब जरा विचार करिए तो राहु की दृष्टि पंचम भाव पे, राहु की दृष्टि लग्नेश के ऊपर न जी, तो गड़बड़ हुआ। यहां भी लग्नेश मंगल के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि थी, ये गड़बड़ है। मंगल की 4थी दृष्टि यहां है, सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां है, और बुध कौन है? अच्छे भाव के स्वामी नहीं है। तो अगर किसी अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में नहीं बैठा, एकादशवां भाव अच्छा भाव नहीं है, वो दरिद्र करता है। किससे दरिद्र करेगा आपको?
धन से दरिद्र करेगा नहीं, वो आपको प्रेम से दरिद्र बना देगा। लोग आपको प्रेम करना चाहते हैं, लोग आपसे मैत्री करना चाहते हैं, लोग आपके संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर आपके कुंडली के पंचम भाव पे एक दरिद्र बनाने वाले ग्रह बुध की दृष्टि है, जो पति को ही शत्रु बनाने पे तुली है, जो पिता को ही शत्रु बनाने पर तुली है, जो माता को ही शत्रु बनाने पर तुली है। ये ग्रह का ही प्रभाव होता है कि हमारी बुद्धि को बिल्कुल ही पैक कर देते हैं, डिब्बा बंद, बाहर से कुछ जाए ही नहीं। और सबसे खराब बात पता है क्या होती है? सबसे खराब बात ये होती है मेष लग्न वालों की, वो जिद पे अड़ जाएं तो नीचे ना उतरें। ऐसे लोगों को समझाना भी बड़ा कठिन होता है। एक पल को आप 2 मिनट 10 मिनट के लिए समझा लें, 11वें मिनट में फिर वो उसी बिंदु पे खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। मैं सीधा इस विषय पे क्यों आ गया? जबकि मैं कुंडली विश्लेषण जब करता हूं तो आरंभ में पंचांग बताता हूं, बहुत सारी चीजें बता जाता हूं, पर यहां पर तो सीधे मैं यहां आ गया। क्यों? क्योंकि ये कुंडली अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही और सामने वाले को लगातार संदेह की दृष्टि से देख रही है। उसमें भी गुरु और शुक्र बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगभग ये सफल भी होंगे। पर जहां संतुलन में गड़बड़ी हुई, मतलब हमारा कम्युनिकेशन टूट रहा है। क्यों टूट रहा है इसको समझते हैं। नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के उच्च के बैठे हैं, मतलब एक तरफा कम्युनिकेशन है। और मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु और चंद्रमा के एक साथ बैठना बहुत अच्छा है, माता पिता का सुख बहुत अच्छा है। मतलब व्यक्ति का जो मूलतः स्वभाव है वो खराब नहीं है, वो बाय नेचर क्रोध में रहता है ऐसा नहीं है। सामने वाले में जरूर कुछ न कुछ तकियानुसी कमजोरी है, इस वजह से सुख भटकाव में है। यहां पे नवम भाव से कम्युनिकेशन देखा जाता है। नवमेश जन्म कुंडली में सप्तम में बैठे हैं, थोड़े बहुत कम्युनिकेशन की कमजोरी, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी जब नवम भाव में बैठेंगे तो थोड़ा कमजोर पक्ष दिखाल देते हैं, है ना। इस वजह से हमें कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, साथ में समय बिताएं, एक दूसरे को समझें। ये मेष लग्न की कुंडली है, केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी है, घुमंतु कुंडली है, इसे घूमना फिरना पसंद है। अब मैं यहाँ से आपका ध्यान सीधे पंचांग पे लग के आता हूँ, और ये मैंने अभी तक इसका एक छोटा सा परीक्षण किया है। विचार करिए, जन्म हुआ जातक का फाल्गुन माह में, जो प्रेम को प्राथमिकता देता है। इसका अर्थ है कि वो प्रेम की भाषा समझता है और प्रेम को तवज्जो देता है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि उत्तरायण माह में, उत्तरायण में सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा ये सब बली होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन सुखी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगलवार को जन्मे होने से वार के अधिपति के ऊपर जब राहु शनि मंगल का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति के प्रभावों में उग्रता ज्यादा और सौम्यता थोड़ी कम रहती है। पुष्य नक्षत्र ये भगवान बृहस्पति देवता, देव बृहस्पति देव का, देव गुरु का नक्षत्र है। वैसे तो ये नक्षत्र शनिदेव का है, पर इसका आधिपत्य देव गुरु बृहस्पति के पास है, या ये कह सकते हैं कि इसके अधिष्ठाता ओम बृहस्पतये नमः देव गुरु हैं। इस मंत्र का जप करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, गायों का आदर करना चाहिए, गायों के निकट बैठिए, गौशाला का दर्शन करिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, जल बचाइए, घर की सफाई खुद से करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, मांसाहार का त्याग करिए, सफाई खुद से करें, और जितना ज़्यादा हो सके वेद पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुनिए, वेदों के मंत्रों को सुनिए। पढ़ नहीं सकते पर सुन जरूर सकते हैं, है ना। तो पुष्य नक्षत्र हो गया, मतलब जितना ज़्यादा आप धर्म के निकट रहेंगे उतना ही आपका मन शांत होता जाएगा और आप गंभीरता को प्राप्त करते जाएंगे, गंभीरता को प्राप्त करते जाएंगे। इसके बाद पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं, बन पड़े तो आप मार्ग की जड़ अपने गले में धारण करें, नवग्रह कवच धारण करें, देवी मैया के नित्य सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, इससे भी मन शांत होगा, परिवार में कलह का वातावरण समाप्त होगा। अपने ग्रंथों के पास जाइए, बाहरी समाज के पास मत जाइए, यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। सौभाग्य योग, ब्राह्मण वर्ण और देवगण, इस वजह से ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति बिल्कुल अच्छी है, वो शुद्ध है, वो शांत है, वो समझदार है, शुचिता का पालन करता है, सफाई का विशेष ध्यान रखता है, अहंकारी नहीं है। हाँ, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण कुंडली में कोई कमजोरी नहीं आ रही, पर कुंडली में कमजोरी यहाँ पे आ रही है कि मंगल की कुंडली है
लग्न का मान कमजोर है और एक स्त्री जातिका की कुंडली है। इस वजह से कई बार ये परेशान करने का कारण बन जाती है। उसके बाद ब्राह्मण वर्ण मैंने कहा, देवगण कहा है, जिसमें व्यक्ति शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखता है और वो जब सामने वाले को गलत एक बार ठहरा दिया जाए उसकी दृष्टि में, तो फिर उसका विश्वास उस पर कभी भी हो नहीं पाता है। तो ये भी एक कुंडली की मजबूती कहें या कमजोरी, ऐसी बात है। पंचांग में अच्छी बात क्या है कि ब्राह्मण वर्ण मिला और देवगण मिला, जिससे विवाह को चलाने में मदद मिल जाती है। और एक अच्छी बात क्या है कि शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा होंगे, तो शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान हमेशा बना के रखते हैं। अगर मैं देख रहा हूं तो कुंडली में कोई कमजोरी मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 2-3 चीजें जिस पर कुंडली का जो पूरा आचार विचार और व्यवहार टिका रहता है, उसमें चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, उसमें गण बहुत अच्छा है, उसमें वर्ण बहुत अच्छा है। सिर्फ एक कमजोरी मुझे जो दिखाई दे रही है वो मंगल और राहु का प्रभाव लग्नेश के ऊपर, लग्न के मान, बस वही 3 चीज। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कुंडली को बहुत ज्यादा परेशान समझा जाए। अब बाकी की आंतरिक बातें क्या है, कई बार व्यक्ति दशाओं से भी प्रभावित होता है, तो 100% ये बात इतनी बन के आती है। कुंडली में जो ग्रह बने हैं उसमें सूर्य जो बैठे हैं वो 13 हंस पे हैं, उनकी दृष्टि पंचम भाव पे कई बार प्रेम संबंधों को दूर ले जाने वाली होती है। और चंद्रमा जो बने हैं वो 8 हंस के बने हैं, वो व्यक्ति को व्यापारिक नेचर देते हैं, तो उसका जो सुख है वो व्यापारिक है। वो कई बार जो सामने वाले को नहीं कहना है कई बार वो भी बोल रहा है ना। और मंगल जन्म कुंडली में 18 हंस पे है, उनकी दृष्टि पंचम भाव पे है, तो कई बार संतान से दूरी या संतान के बारे में कोई दिलचस्पी ना लेना या कई बार हार्मोन की गड़बड़ी हो जाना। उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, इस वजह से कम रिसर्च, ज्ञान, दिनचर्या, एनर्जी और मृत्यु को छूकर वापस आ जाना, लंबी आयु का प्रभाव रहता है। फिर उसके बाद क्या है, मंगल की 8वीं दृष्टि नवम भाव पे है, धर्म पे है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की धर्म में दिलचस्पी वक्त के हिसाब से होगी। अगर वो आज ज्योतिष में विश्वास नहीं कर रहा, अगर आज वो शास्त्र में विश्वास नहीं कर रहा, अगर वो आधुनिकता से बिल्कुल ही ज़्यादा सना हुआ है, सटा हुआ है, इसका अर्थ है कि वो सही नहीं है। आगे इस बात की कमी और मजबूती उसे समझ में आएगी, क्योंकि व्यक्ति का विचार व्यवहार एक जैसा रहता नहीं है, वो बदलता है, दशाओं पे निर्भर करता है। उसके बाद बुधदेव जन्म कुंडली में 9 अंश पे हैं, उनकी भी डिग्री पंचम भाव पे देख रही है उसे देखने को, तो शत्रुगत, शत्रु भाव का स्वामी या शत्रु भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी जब पंचम भाव को देखेगा तो यहां भी प्रेम संबंधों से कहीं ना कहीं कड़वाहट देने का काम करता है। देव गुरु 11 अंश पे है, शिक्षकीय योग है और व्यक्ति तार्किक है, उसको कोई तर्क में हरा नहीं सकता है। 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे है, तो जो सामाजिकता है वो थोड़ी कम है, हम उसे और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, हम अपने आप को और भी ज़्यादा सामाजिक बना सकते हैं, समझदार और बना सकते हैं। न्याय प्रियता इस कुंडली में बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, शनि 10वें स्थान में हंस योग बना रहे हैं, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग है, गुरु के कारण गजकेसरी और हंस योग दोनों बन रहा है, ससयोग बन रहा है। पर दिक्कत इतनी है कि जन्म कुंडली में दशा का प्रभाव कमजोर और एक पक्ष की लग्न पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं थी। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, वो नहीं है। वार के अधिपति पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, वो शुभ प्रभावों को विकसित करता है, बुद्धिमान बनाता है, और ये तीनों ही चीजें इस कुंडली को कमजोर कर रही हैं, जिसके ही कारण व्यक्ति को जो सुख सामने पड़ा हुआ है उसको वो पहचान नहीं रहा है और इधर उधर दुनिया भर की बातों में अपने आप को उलझा करके रखा हुआ है। ये इस कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद गुरु के बारे में, गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे है, तो यहाँ पे विदेश यात्रा, घूमना फिरना, तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन, ये सारा कुछ, और गुरु जो है वो बहुत अच्छे बैठे हैं, कोई खराब नहीं बैठे हैं, तो धर्म का प्रभाव गुरु अपनी दशा काल में भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद शुक्र 10 अंश पे हैं, शत्रु की समझ। स्त्रियों की कुंडली में, महिला जातकों की कुंडली में अगर 12वें भाव में शुक्र बैठे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, पर एक बात जरूर है कि यहाँ पे उच्च के हैं तो व्यक्ति को भोगी प्रवृत्ति का बना देते हैं, वो व्यक्ति आसानी से किसी बात के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता है।
स्वीकार नहीं करता है कि वो गलती कर रहा है, क्योंकि शुक्र अनुभव से युक्त ग्रह होते हैं ना, तो जातक को बहुत ज़्यादा अनुभवी बना देते हैं, या उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सबसे ज़्यादा अनुभवी है। इसका दूसरा कारण होगा कि उस शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, और उस शुक्र के एकादशवें घर में शनि और राहु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं उसकी रिजिडिटी को बढ़ा रहे हैं, उसके जिद्द और हठ को बढ़ा रहे हैं, ना समझपन की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सांसारिक सुखों के मामले में शुक्रदेव संपूर्ण सुख जातक के जीवन में, जातिका के जीवन में देने वाले बन रहे हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में 8 अंश पे बैठे हैं, इनकी भी दृष्टि 12वें भाव में बैठे शुक्र पे है, तो वो व्यक्ति की जो संपूर्ण शारीरिक सुख है, जहां से अनुभव का लाभ मिलता है, उसमें वो सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं पाप डालने का काम कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर से प्रभावित होकर के व्यक्ति जो है वो अपने ही पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहा है। शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे है, चतुर्थ स्थान पे है और सप्तम स्थान पे है, तो यहां से मानसिक सुख और दिनचर्या तो सप्तम स्थान पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पे भी गड़बड़ी होगी। हालांकि ग्रह अपनी राशि उच्च राशि को देख रहा है, तो उसमें स्थिरता भी देंगे, लेकिन चतुर्थ स्थान पे देखने के कारण कई बार मन बुद्धि चित्त को अव्यवस्थाओं में भी लेके जा रहे हैं, ये गड़बड़ है। तो दृष्टि का बल जातक को कई बार तो अच्छा मिल जाता है, जैसे गुरु ने 12वें भाव के शुक्र को देखा तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शनि की दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे है, वो शत्रुगत दृष्टि देख रहे हैं, तो घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहता नहीं है। 1 से 2 ही सदस्य हैं, पर कई बार व्यक्ति जो है वो सास ससुर माता पिता इन सबसे दूर बैठा हुआ है, और उन लोगों के हस्तक्षेप से मुक्त होकर के जीवन जीने के चक्कर में कई बार दाम्पत्य जो है वो बिल्कुल सूली पे चढ़ा हुआ है। ये सब कुंडली की कमजोरी है। फिर क्या कहा कि राहु, तो राहु जन्म कुंडली में 3 अंश पे हैं, इनकी दृष्टि नहीं है, मतलब वो जहां बैठे हैं वही है, तो व्यक्ति का फोकस बढ़ाते हैं, प्रोफेशनल फोकस बढ़ा देते हैं। कानून, कला, केमिकल और सौंदर्य प्रसाधन, कानून की चीजें बहुत अच्छी हैं, धर्मशास्त्र बहुत अच्छा है, बहुत बारीकी सी चीजों को समझना, विषयवार तरीके से काम करना और सुंदरता से अपने आप को प्रस्तुत करना, सुंदर चीजों को समझ, कलाओं की विशेष समझ होती है, पर इस क्षेत्र में सफलता मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कारण है क्योंकि 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं और उनके ऊपर केतु का भी प्रभाव है, शनि राहु का भी प्रभाव आ रहा है, तो इस वजह से ज्ञान तो है कला का, पर उसको प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल रहा, या ये कहें कि जैसा व्यक्ति देख रहा है वैसा अपने जीवन में लेके आ रहा है। कला का अर्थ सिर्फ चीजों को सुंदर नहीं बनाना होता है, कला का अर्थ रिश्तों को भी सुंदर बनाने का होता है। अगर आप बेहतरीन कलाकार हैं तो बिगड़ते रिश्ते को बना देंगे, और वो रिश्ता आपके कारण नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आप बनाने वाले हैं। कलाकार अपनी कला को जीवंत इतना कर देता है कि लोग उसे सही अर्थ में वही मान लेते हैं, और सच्चे अर्थ में जब कोई कलाकार होता है तो अपने नकारात्मक प्रभावों को पर्दे पर इतना नकारात्मक निभा देता है कि सामने बोल देते हैं मार दो इसको, खत्म कर दो, इतना नेगेटिव होता है। लेकिन वस्तुतः वो कला है कि उसने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, उसे समझा है, और जितना नजदीक से आप उसे समझेंगे आप अपने रिश्ते से उतने ही नजदीक जाएंगे। तो व्यक्ति एक विशेष विषय वर्ग का ज्ञानी तो है, जानकार तो है, पर उसको वो उसी क्षेत्र में सिर्फ लगा रहा है, जबकि उसकी आवश्यकता अपने आप को भी अपने रिश्तों को भी सिंचाई देने की आवश्यकता है। बाहर का प्रभाव बहुत ज्यादा हावी है, इसे ठीक करना होगा। गुरुजनों को सुनिए, गुरुजनों के पास जाइए, साधु संत सन्यासियों को सुनिए, उनके पास जाइए, प्रणाम करिए गायों को, माता पिता से दिल खोल करके मिलिए, अपनी गलती स्वीकार करिए, क्योंकि वस्तुतः ऐसा है नहीं है। नक्षत्र की बात अगर करता हूं तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य नारायण जन्म कुंडली में बैठे हैं शतभिखा नक्षत्र में, इस वजह से, और राहु जन्म कुंडली में उनके ठीक पीछे बैठे हैं। राहु जो है वो 3 अंश के हैं, सूर्य 13 अंश पे हैं, हालांकि बहुत काफी अंतर है दोनों में, लेकिन फिर भी अगर एक बात करें तो सूर्यदेव शतभिखा नक्षत्र में बैठ करके कुंडली को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एग्रेशन में लेके जा रहे हैं, और मतलब वो भ्रम में लेके जा रहे हैं, और कई बार व्यक्ति अपने से बड़ों को भी ज्ञान देने वाला हो जाता है, या कई बार आसानी से वो विनम्रता को प्राप्त नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि जो वो जान रहा है वो बिल्कुल सही जान रहा है, और जो वो कर रहा है उसमें किसी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल सही कर रहा है। कई बार आप सही होते हैं पर फिर भी आपको गलत बनना पड़ता है,
और वो सही भी होता है, कुछ कुछ मामलों में, कुछ कुछ विषयों पे गलत हो जाना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में है। ऐसे लोग कभी बीमार नहीं पड़ते, ऐसे लोगों का मन शांत रहता है, मन में कोई वैर नहीं होता, निर्वैर होते हैं, सबको प्रेम देने वाले होते हैं, स्पष्ट होते हैं, शांत होते हैं, सुखी होते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या का कोई भाव ही नहीं होता। हृदय पटल उनका बिल्कुल साफ होता है, स्पष्ट होता है। हृदय का जो मैदान है वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई मैल नहीं है। और सही अर्थ में यही होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मैं बड़ा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत जानकार हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, ये चीज़ें व्यक्ति को नीचे लेके जाती हैं। उसके बाद ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, इस वजह से शनि का प्रभाव भी रहेगा। चंद्रमा के ऊपर शनि केतु का प्रभाव व्यक्ति को समझदार थोड़ा कम बना सकता है। उसके बाद जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली में रोहिणी में है, जो एक जैसा स्टेटस व्यक्ति को फॉलो नहीं करने देते हैं। वो कभी ठीक है, कभी नाराज है, कभी खुश है, कभी उसी बात पे नाराज हो रहा है। तो ये मंगल के कारण है। स्टेटलेस है ना, आपकी जो मति बुद्धि है वो एक जगह केंद्रित नहीं, वो बार बार बदल रही है, वो किसी दूसरे से तुरंत प्रभावित हो जाती है। जबकि अगर हम स्वयं पे अध्ययन कर दें तो हमें किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्धदेव जन्म कुंडली में शतभिका में, यहाँ तर्क वितर्क ज्यादा है, कुतर्क ज्यादा है, निगेटिव चीजें पहले दिखाई दे जाती हैं, पॉजिटिव बाद में दिखाई देती हैं। ये बुद्ध के कारण हो रहा है, ग्रहों का सूक्ष्म प्रभाव है ये। गुरुदेव जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में है, यहाँ वो न्याय करने को तैयार है। एक बार व्यक्ति के दिमाग में अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर गलत छप जाए, वो निकलने का नाम ना ले। लेकिन कई बार आपको वहां पे भी संतुलन बनाना चाहिए और बनाना पड़ता है। उसके बाद शुक्रदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं। उत्तरा भाद्रपद का प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति में कई बार कलाओं में कमजोरी आएगी, वो कला को विशेष दृष्टि नहीं दे पाता है, उसको सही दिशा नहीं दे पाता है, या उसमें बहुत बड़ा और ऊंचा अच्छा भविष्य दिखाई नहीं देता है। इसके कारण कमजोरी आ जाती है। शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति को कई बार रोग, शोक, विद्रोह, अपने ही घर के लोगों से कई बार विपरीत में खड़ा होना पड़ता है, अपने ही लोगों का संग नहीं मिलता। कई बार आपके कृत्य ऐसे होते हैं कि लोग अपने ही आपके विपक्ष में वोटिंग कर देते हैं। ये शनि के कारण होता है ना। कर्कशता, कठोरता, जिद्दपन, शठता, कई बार हमारी जड़ता हमारे ही लोगों के विरुद्ध हमें खड़ा कर देती है ना। तो ये शनि के कारण होता है। नक्षत्र का प्रभाव, राहु जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं। यहाँ वो आपको धन कमाने नहीं देते और कई बार बेरोजगारी का ठप्पा लगा देते हैं। तो अपने आप को बहुत मजबूती से अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वाणी कर्कश, कठोर और जिद्दी है, उस पर हमें काम करना होगा। तो ये ग्रहों के नक्षत्र का प्रभाव था। नवमांश कुंडली में सूर्य जो हैं वो धनिष्ठा में बैठ करके व्यक्ति के एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा जिस स्थिति में है वहां पे व्यक्ति की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने वाले बन रहे हैं। मंगल आर्द्रा में बैठ करके व्यक्ति को क्रोधी और कम्युनिकेशन को लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बुद्धदेव जिस स्थिति में बैठे हैं उत्तराषाढ़ा में, इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली का प्रभाव उसे बहुत ज्यादा तार्किक बना रहा है। देव गुरु बृहस्पति अपने सकारात्मक प्रभावों पे व्यक्ति को, उसका दिमाग जा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ है। उसके बाद शुक्रदेव जन्म कुंडली में व्ययशीलता, व्यक्ति व्यय करता है और उसे वो लगता है कि वो सुख प्राप्त कर रहा है विषयों पे खर्च करके, गैजेट पे खर्च करके, वस्तुओं पे खर्च करके, जबकि उसे वास्तविक अपनी एनर्जी को खर्च करना है बचाने पर, समझदारी पर खर्च करना है। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, इस वजह से वहां पे वो एक प्रभाव 12वें भाव का शारीरिक सुखों में कमजोरी हो जाती है। कई बार वहां पे आपके ग्रह इतने मंद बुद्धि के हो जाते हैं कि आपको बाद में पश्चाताप होता है और पहले आपको ये चीज समझ में नहीं आती है। उसके बाद राहु जन्म कुंडली में नवमांश में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। वो कठोरता, वो जिद्द, वो संतान के प्रति निगेटिव प्रभाव या विचार कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, यही ऐसे ही ठीक हूँ। अपने अंदर व्यक्ति बदलाव करने में कई बार तैयार नहीं होता है। ईगो पावर, ईगो बहुत ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा व्यक्ति को नुकसान कर जाती है। तो ये मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, सूर्य बुध छठवें भाव के स्वामी होकर के, राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के मंगल के ऊपर है। इस वजह से व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अहमवादी नेचर आ जाता है। वो आसानी से अपनी सीढ़ी छोड़ करके नीचे आने को तैयार नहीं होता और इसके कारण विवाह को प्रश्न चिन्ह में ला करके कटघरे में खड़ा कर देता है। दशमांसा चक्र में लगने इसका चतुर्थ स्थान में बैठना व्यक्ति के कारोबार में संशय की उत्पत्ति करता है और कला को संकुचित बना देता है। व्यक्ति को अनुभव ही होता रहता है पर उससे उसको विशेष लाभ नहीं होता है। बुध और चंद्रमा के कारण सुंदरता बहुत अच्छी बनी हुई है। सूर्य और गुरु के कारण अगर उसको काम मिल जाए तो शायद व्यक्ति कुछ अच्छा कर जाए, पर वक्त पड़ जाए, वक्त बीत जाए, तब तक उसके पास चीजें रहती नहीं है। यहाँ मंगल कमजोर हो गए, यहाँ शनि कमजोर हो गए,
यहाँ शुक्र जो है वो कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से दशमांसा चक्र थोड़ा कमजोर बना है। तो कोई भी साधारण सामान्य काम करके व्यक्ति अपने आप को व्यस्त कर सकता है, क्योंकि सामान्यतः दशमांसा चक्र बहुत बलवान है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु संघर्ष में है और जन्म कुंडली के पंचमेश भी संघर्ष में है। व्यवसाय जरूर कर सकते हैं, आप अपने ज्ञान को व्यवसाय का स्वरूप दे सकते हैं। जिस विषय में आपने पढ़ाई की है उसको लोगों को सिखाना हो, समझाना हो, उसकी ट्रेनिंग देना हो, ऐसे कोई काम प्रतिष्ठान शुरू करना हो, तो आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा ऐसा जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि कल को व्यक्ति व्यापार चाहे तो कर सकता है। शुक्र की दशा में आप चाहें तो व्यापार निश्चित रूप से कर सकते हैं, और शुक्र के दशा जो कि 2026 के जुलाई से आएगी तो व्यक्ति का अनुभव बढ़ेगा और तब जाकर के उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। काफ़ी हद तक ये दशा शुक्र की जो बढ़ेगी, कई बार उसको बहुत ज़्यादा अहमवादी और ईगो बढ़ा भी सकती है, पर मैं इसका प्रभाव थोड़ा कम कहूँगा, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं तो कुछ अच्छे परिणाम भी जातक को मिल जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी हमें एक बात जो मैं शुक्र की दशा को देख करके समझ पा रहा हूँ कि शुक्र की दशा में व्यक्ति के अंदर स्वभाव में बदलाव होगा और वो विचारों से धनी होता जाएगा, ये भी बात है। जो आपकी बुद्धि को ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा मुझे संतान नहीं चाहिए, या फिर कई बार व्यक्ति जो होता है एक अच्छी संतति स्वयं भी बड़ी मुश्किल से बन पाता है। इसमें एक पक्ष और भी है, जैसे विद्या अध्ययन में भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। वो अपनी मजबूती से विद्या अध्ययन तो व्यक्ति पूरी कर लेता है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट, या ये कहें कि जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा ज्ञान हासिल होता है उस विषय से उसको विशेष लाभ नहीं होता। ये भी एक कुंडली में चतुर्विशांसा चक्र में कमजोरी दिखाई दे रही है। अष्टक वर्ग के साथ अगर मैं कुंडली को आगे बढ़ाना चाहूँ तो व्यक्तित्व ठीक है, आचरण भी ठीक है, वाणी में कुशलता की थोड़ी कमी है, वहाँ अगर हो सके तो हम काम कर सकते हैं। उसके बाद पराक्रम 100% बहुत अच्छा बना हुआ है, पर उसे सही दिशा नहीं मिल रही है। तो अगर एक दिशा नहीं मिल रही है तो हम दूसरा उसका ऑप्शन तैयार कर सकते हैं, बहुत खुशी वाले मन से। मन को शांत रखना होगा, नींद अच्छी लेनी चाहिए, घर में माहौल ठीक रखें और उसके लिए अपने वास्तु देवता की पूजा करें। निश्चित रूप से इस कुंडली का पंचम भाव थोड़ा पीड़ित हो रहा है, और मैं समझता हूं कि व्यक्ति की बुद्धिमानी ही कई बार उस पर हावी हो रही है, जो उसे बहुत ज़्यादा तार्किक और तर्क वितर्क करने वाला बना रही है। नौकरी और व्यापार में से प्राइवेट नौकरी के योग भी बने हुए हैं, पर स्वतंत्र व्यवसाय के योग इस कुंडली में लगभग बाद में बने हुए हैं, बुध और चंद्रमा शुक्र के कारण, है ना। तो बाद में आप पहले आरंभ में नौकरी कर लें, बाद में चल करके आप कोई भी व्यापार भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत अच्छा है, आयु का पक्ष बहुत अच्छा है, और इस कुंडली में धन बिगड़ने के योग लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर व्यापार भी कर रहे हैं तो एक ही बार में सारा पैसा न लगाएं, उसे बचा करके लगाएं। सामाजिकता प्रभावित हो रही है, हम उसे और भी ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। सामान्यतः ये कुंडली अपने सभी प्रकार के लक्ष्यों का निर्धारण करेगी और उसे प्राप्त करने में सफल भी होगी, पर सामान्यतः जिम्मेदारी थोड़ी बहुत निभाने में व्यक्ति कहीं ना कहीं चूक कर रहा है, उसे ठीक करना होगा। और अपने आप को अनुभवी, अपने आप को गौण करिए, सामने वाले को मुख्य बनाइए। जब तक आप ये व्यवहार में ये विषय नहीं लेके आएंगे, इस विषय का चिंतन नहीं करेंगे, आप प्रत्येक जगह गच्चा खाते रहेंगे और आपका मन अशांति को प्राप्त करता रहेगा, है ना। नक्षत्र के आधार पर पुष्य नक्षत्र में दान करना चाहिए, और बाकी उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, आर्द्रा और हस्त, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा, दिन के हिसाब से इस कुंडली में रविवार और गुरुवार बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में अंक 2 बहुत अच्छा है, 5 भी बहुत अच्छा है, राशियां सिंह और धनु की बहुत अच्छी हैं, इतनी सारी चीजें। और अभी आगे शुक्र की दशा है, आप चाहें तो एक सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से दिया करिए, मांसाहार का त्याग करिए, देर तक जागना, देर तक सोना इस कुंडली का अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा हम सबसे ज्यादा इस कुंडली में मुझे जो समस्या दिखाई दे रही है वो बाह्य प्रभाव है, आधुनिकता बहुत ज्यादा वो कस करके जोर से समाया हुआ है, उसको थोड़ा ठीक करना होगा और अपने मूल रूट की तरफ आना होगा, जो आपको ग्रंथों से मिल सकता है, जिसमें आप भक्तमाल पढ़ सकते हैं, गीत गोविंद पढ़ सकते हैं, उसके बाद विनय पत्रिका पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं। इतने सारे, हमारा सनातन तो इतना बलवान है जी, क्या किसी की मजाल है जो इसके सामने खड़ा हो। हमारे सनातन धर्म में विद्वान पुरुषों की बात 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, खाली उनके लिखित ग्रंथ इतने हैं कि सारे ग्रंथ, जितने जनसंख्या लोग बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ ग्रंथ हैं। किसी की संख्या ज्यादा होगी पुरुषों की,
वो बिल्कुल खाली हैं दिमाग से। पर हमारे सनातन धर्म में ग्रंथ उनकी संख्या से ज्यादा हैं। रचने वालों की बात छोड़िए, है ना। पृथ्वी पटी हुई है मंदिरों से सनातन के। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पूर्वज भाग्यशाली हैं, आने वाली संततियां भाग्यशाली हैं। ऐसे भाग्यशाली संतान को आने से मत रोकिए, आने दीजिए, ब्रह्मा की सृष्टि में योगदान करिए। और अपने आप को बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क में मत रखिए। जो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करता है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, ठाकुर जी उस पर से नाराज हो जाते हैं, है ना। नाराज होने मत दीजिए, बिल्कुल भोला भाला स्वरूप बना के रखिए और बिल्कुल शांत रहिए। तब जाकर के कुंडली और भी ज़्यादा बहुत मजबूती को प्राप्त हो जाएगी, है ना। तर्क वितर्क मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। मुझे ये नहीं है, मुझे नहीं जानना, मुझे कुछ मतलब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तर्क है। जबकि सबको सुनना, सबको स्वीकार करना, सबको समझने की लालसा रखना और अपनी बात कम बताना, ये व्यक्ति को समझदार बना देता है, ये व्यक्ति को गुणी बना देता है। इस गुण की कमी है, उसको थोड़ा सा स्वीकार करना होगा। बाकी रत्न के आधार पर आप गुरु का रत्न पुखराज 100% धारण कर सकते हैं। शास्त्र कहता है व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामा मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गो तमोतत् स्वनवान सकास्तु। अगर इस कुंडली को दिशा मिल जाए तो ये कुंडली महारथ है, क्योंकि ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न की बनी है। और ये कुंडली प्रोफेशनली इतनी स्ट्रेंथ वाली है कि खाली इसको दिशा दे दिया जाए तो ये इतनी आगे निकल जाए कि लोग पीछे पीछे घूमते रहें। पर बात वही है कि दशमांसा चक्र में मंगल कमजोर हो रहे हैं, अष्टम भाव में शनि आ जा रहे हैं, गुरु और सूर्य संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से कुंडली अच्छी होकर के भी कई बार कमजोरी को प्राप्त हो जा रही है। क्लियर है? इतना मैंने जितना बताया, अगर आप अपने जीवन में खाली उतना स्वीकार कर लें तो कुंडली को गति मिल जाएगी और कुंडली बहुत ही सुख शांति से प्राप्त और व्याप्त हो जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।